नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन की हम आगे की सीरीज को बढ़ाते हैं और देखते हैं इस वीडियो में अध्याय 15 से लेकर 20 तक का वर्णन। देखिए, आपको बताए हैं पहले भी कि ये जो पुलिस रेगुलेशन है 4 भागों में विभाजित है, जिसमें से हम दूसरा भाग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अध्याय 10 से लेकर 28 तक का प्रावधान है। इससे पहले हम अध्याय 10 से लेकर के 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम 15 से 20 तक कवर करेंगे। अध्याय 15 विशेष अपराध के बारे में बात करता है। पैरा 174 से लेकर 185 तक इसमें प्रावधान है। यह आपको याद करना पड़ेगा। चैप्टर नाम, आपको चैप्टर नंबर और नाम और उसमें कहाँ से कहाँ तक पैरा है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, याद करना पड़ेगा। देखते हैं पैरा नंबर 174 क्या कहता है। सबसे पहले देखिए इस पैरे के बारे में क्या है कि यह अध्याय पुलिस अधिकारियों के लिए उन गंभीर और विशेष प्रकृति के अपराधों की रिपोर्टिंग से संबंधित है जिनकी सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों और सरकार को दी जानी आवश्यक है। मतलब क्या है कि कुछ ऐसे गंभीर अपराध हैं और विशेष प्रकृति के अपराध हैं जिनको रिपोर्ट करना अनिवार्य होता है। किसको रिपोर्ट करना होता है? वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सरकार को जो है इसकी सूचना दी जानी आवश्यक होती है। पैरा 174 देखिए क्या कहता है। पैरा 174 कहता है, लूट या डकैती की सूचना तुरंत पड़ोसी थाने को भेजी जाना। कहा गया है कि डकैती या लूट की सूचना की घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी इसकी सूचना किसको देगा? इसकी सूचना अतिशीघ्र गतिवाली से पड़ोसी थाने को। गतिवाली का मतलब यहाँ पर जो सूचना जल्दी पहुंचाई जा सके, जिस भी माध्यम से जल्दी पहुंचाई सके, मतलब जिसमें गति हो। ठीक है, तो गति वाली से जैसे व्हाट्सएप से भेज दिया, ईमेल से भेज दिया, ठीक है, फोन करके बोल दिया, आदि चीजें। पहले जमाने में क्या होता था, अब 1861 का ये कानून है, वहां पर घुड़सवार जाते थे या फिर डाक से सूचना भेजी जाती थी। ठीक है, तो तार की सेवा जो टेलीफोन की है वो वहां पर उस समय इतनी उपलब्ध नहीं थी। तो जो भी गति वाली मतलब स्पीड से जिस भी माध्यम से भेजा जाए उससे भेजा जाएगा। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, व्हाट्सएप, ईमेल, फ़ोन इत्यादि चीज़ें उपलब्ध हैं। तो जब भी कहीं पर भी कोई डकैती की सूचना, डकैती होती है या लूट होती है, लूट की घटना, तो उसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उसकी सूचना शीघ्र अतिशीघ्र जो है किसको देगा? पड़ोसी थाने को देगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि संदिग्ध व्यक्तियों को थाने ला जा सकेगा और यदि आवश्यक हो तो गिरफ्तार किया जा सकेगा। तो उस लूट या डकैती से संबंधित कोई भी सस्पेक्टेड पर्सन है, संदिग्ध व्यक्ति है, उसको थाने लाया जा सकेगा और यदि आवश्यक होगा तो उसको गिरफ्तार भी किया जा सकेगा। पुलिस अधीक्षक इसकी सूचना पड़ोसी जनपद को भी देगा। तो ये जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पर ये दायित्व सौंपा गया है कि जब कोई डकैती या लूट की घटना होती है तो उसकी सूचना किसको दी जाएगी? पड़ोस के जनपद यानी कि पड़ोसी जिले को भी भेजी जाएगी। तो ये इसमें आपको याद रखना है। अगला है पैरा नंबर 175, पेशेवर जहरखुरानी के मामलों में दिशा निर्देश या प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। ठीक है,
तो पेशेवर जिनका पेशा है जहर खुरानी मतलब जो है जो ऐसा गैंग होता है जो लोगों को नशा कर देते हैं, नशीला पदार्थ खिला देते हैं, कोई जो है नशीला पदार्थ सूँघा देते हैं, बेहोश कर देते हैं। जैसे आप देखते हैं बस में यात्रियों को नशीला पदार्थ खिला दिया या फिर नशीला जो है कोई चीज़ सूँघा दिया यात्रियों को और उनका सामान लूट लिया। ट्रेन में होते हैं, यात्रियों को कुछ खिला-पिला दिया और जो है उनका सामान लूट लिया। तो जहर खुरानी का मतलब जो ऐसे पदार्थ हैं जिनसे लोगों को नशा कर दिया, बेहोश कर दिया, बेसुध कर दिया, यहाँ तक कि मृत्यु तक भी कर दी। ठीक है? तो जहर खुरानी मतलब पेशेवर जहर खुरानी के मामले में दिशा निर्देश या प्रक्रिया के बारे में 175 में बताया गया है। 176 की बात करें तो व्यापरण से संबंधित प्रक्रिया है इसमें, किसी का व्यापरण कर लिया जाता है तो उससे संबंधित प्रक्रिया है। 177 में देखें तो पशुओं को विष देने के मामले में प्रक्रिया बताई गई है। तो जब ये कानून है 1861 का, तब उस समय पर पशुओं को विष देने की जो है अ, इस तरह के जो अपराध हैं, जो पशु होते थे मवेशी, गाय है, भैंस है, बकरी है इत्यादि जो पालन पोषण वाले होते थे, तो उनको जो है जहर दे करके मार दिया जाता था, नुकसान करने के लिए। ठीक है? तो उसके मामले में भी ये प्रक्रिया ये बताता है और जहर भी जो है 2 माध्यम से दिया जाता था। एक तो खाने के माध्यम से, ठीक है? एक खाने के माध्यम से और दूसरा जो है उनके यौन रास्तों के माध्यम से। तो ये सब परीक्षा की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए। आगे है पैरा नंबर 178 पशुओं को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए जहर को रासायनिक परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी कि फोरेंसिक लैब भेजा जाना। ठीक है? तो जब भी किसी पशु को मार दिया जाता था तो वहाँ पर उसके जहर का जो है परीक्षण कराने के लिए उसको जो है विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी कि फोरेंसिक लैब भेजा जाता था। ठीक है? अभी भी भेजा जाता है, लेकिन उस समय के हिसाब से अभी जो है इस तरह की घटनाएं बहुत कम हो गई है या नाम मात्र की हो गई है। अगला है पैरा नंबर 180 और ये कहता है पशु चोरी के प्रत्येक मामले की अनिवार्य अन्वेषण। पशु की चोरी के प्रत्येक मामले में अन्वेषण किया जाएगा, चाहे पशु का मूल्य कुछ भी या पशु का स्वामी अन्वेषण करने की इच्छा प्रकट करे या ना करे। तो ये आप इसको ध्यान रखना है ये कहता है कि पशु चोरी का कोई भी मामला आएगा तो उसका अन्वेषण किया जाना अनिवार्य है, चाहे पशु का कुछ भी मूल्य हो और पशु का स्वामी चाहे अन्वेषण करने से मना कर दे, तब भी जो है उसका अन्वेषण किया जाएगा। तो ये आपका चैप्टर नंबर 15 है और इसमें आपको इतनी ही चीज़ें देखनी है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 16 जो है आपका कहता है अपराधी जनजातियां, विदेशी या आवारा व्यक्ति। पैरा 186 से 189 तक है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य समाज के उन तत्वों पर नियंत्रण और निगरानी रखना है जिनके पास रहने का कोई स्थायी ठिकाना नहीं है या जिसका पिछला रिकॉर्ड आपराधिक रहा है। इसमें आपराधिक जनजाति अधिनियम जो अब निरस्त हो चुका है, लेकिन नियम भी नियम आज भी विमुक्त जातियों के संदर्भ में लागू हैं। विदेशी नागरिकों की आवाजाही और संदिग्ध आवारा व्यक्तियों की जांच एवं नियंत्रण के नियम दिए गए हैं। ठीक है? परीक्षा के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं। लेकिन क्या है, ये जो चैप्टर है ऐसे नियम या नियंत्रण के बारे में बताता है जो उस समय पर 1861 में क्या था, इतना विकसित नहीं था भारत और कुछ ऐसी जनजातियां थी या कुछ ऐसे लोग थे जिनका स्थायी ठिकाना नहीं होता था। ठीक है? उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता था और उनका जो आपराधिक जो है इतिहास भी रहता था।
मतलब कुछ ऐसी जनजातियां थी जिनका काम ही क्या करना था, अपराध करना था, चोरी करना, ठीक है, पेशेवर हत्याएं करना, पेशेवर क्राइम करना इत्यादि बातें। तो कुछ ऐसी जनजातियां थी उस समय पर जो जिनका काम ही अपराध करना था, उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता था और उनका इतिहास भी जो है आपराधिक रहता था। तो ऐसे में क्या हुआ, वहां पर उस उनको रोकने के लिए एक अधिनियम बनाया गया, आपराधिक जनजाति अधिनियम। तो ऐसी जनजातियों के लिए एक एक्ट बनाया गया जो कि अब निरस्त हो चुका है, लेकिन कुछ नियम जो है विमुक्त जातियों के संदर्भ में आज भी लागू होते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। विदेशी नागरिकों की आवाजाही, मतलब जो उस समय भारत में आते थे विदेशी नागरिक, उनकी आवाजाही या फिर संदिग्ध व्यक्ति, जो आवारा व्यक्ति घूमते थे, उनकी जांच और नियंत्रण के नियम इसमें बताए गए हैं। इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ देंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 17, गश्त और नाकेबंदी या फिर घेराबंदी, 190 से लेकर 195 तक है। पैरा नंबर है 190, सड़क पर गश्त लगाने के नियम। सड़क पर गश्त लगाने के लिए नियुक्ति की जाएगी। साधारणतः साधारण परिस्थितियों में सिविल पुलिस की नियुक्ति होगी और विशेष परिस्थितियों में सशस्त्र या अश्वरोही बल की नियुक्ति होगी। ठीक है, तो जो सड़क पर गश्त लगाए जाते हैं उनके लिए जो है नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति का मतलब जो है पुलिस डिपार्टमेंट में ही जो पुलिस अधिकारी हैं, जो कांस्टेबल हैं, उनकी नियुक्ति इस विशेष काम के लिए जो है की जाती है। हालांकि ये पुराना अधिनियम है, उसमें नियुक्ति शब्द लिखा है और नियुक्ति से तात्पर्य यहाँ पर अलग से भर्ती को दर्शाता है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो जो पुलिस बल है उसी में से ही सड़क पर गश्त लगाने के लिए लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, इसमें आपको जो याद रखना है वो यही है कि अगर परिस्थितियां साधारण हैं तो सिविल बल को नियुक्त किया जाएगा, और विशेष परिस्थितियां हैं जैसे लड़ाई हो गया, कहीं पर दंगा हो गया, कहीं पर कानून व्यवस्था जो है बनानी है, मेला है, कोई जो है अन्य आयोजन है जिसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर सशस्त्र बलों को भी नियुक्त किया जा सकता है, या अश्वरोही बल यानी कि जो घोड़सवार पुलिस होती थी उनको भी जो है नियुक्त किया जा सकता था। अभी वर्तमान में जो घुड़सवार पुलिस है उसको देखने को नहीं मिलता है और इनकी जगह जो है बाइक पुलिस ने ले ली है। ठीक है, बाइक पुलिस ने ले ली है, जो आप जिनको फैंटम पुलिस भी बोलते हैं, जो बाइकों पर गश्त लगाते हैं। तो ये आपको पैरा नंबर 190 में ध्यान रखना है। उसके आगे चलते हैं। पैरा नंबर 194, इसको ध्यान रखना आपको, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है सीधा सीधा कि 6 फेरे पद्धति किस पैरा में है। 194 में है। ठीक है, 6 फेरे पद्धति या फिर इसको 6 बीट सिस्टम भी कहते हैं। तो पैरा याद रखना है, गश्त लगाने की 6 फेरा पद्धति। अब इसमें क्या है, प्रत्येक आरक्षी, आरक्षी मतलब कांस्टेबल होता है, प्रत्येक आरक्षी को प्रत्येक 6 दिन में से 2 रात्रि का विश्राम मिलना चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये है क्या, 6 फेरे पद्धति जो है इसमें 24 घंटे को, जो 24 घंटे होते हैं उसमें ड्यूटी के टाइम को डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसमें ड्यूटी के टाइम को डिवाइड किया है, आप बैरक्ट देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा।
तो उसमें ड्यूटी का टाइम क्या है? मान लीजिए एक कांस्टेबल है, उसको जो ड्यूटी दी जाएगी पहले सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक दी जाएगी। उसके बाद जो है 2 घंटे की ड्यूटी है उसकी। उसके बाद जो है दूसरा कांस्टेबल आएगा और उसकी ड्यूटी फिर 8 बजे से 10 बजे तक होगी। फिर उसकी 2 घंटे की ड्यूटी के बाद जो है फिर से तीसरा कांस्टेबल आएगा, उसकी ड्यूटी 10 बजे से 1 बजे तक की होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये डिवाइड किया गया है। आप बैरेक्ट में उसको देख लीजिएगा। हालांकि ये आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, ना ही ये पेपर में पूछा जाता है, केवल ये आपका इतना पूछा जाता है जो पेपर में पूछा जाता है। तो ये जो है 6 फेरे पद्धति के बारे में है, और इसके बारे में क्या है ये आपको याद रखना है कि प्रत्येक आरक्षी को प्रत्येक 6 दिनों में, तो 6 दिन होते हैं। मान लीजिए सोमवार से शनिवार है, सोमवार से शनिवार है, प्रत्येक 6 दिन में कम से कम 2 रात्रि का विश्राम उसको मिलना चाहिए। तो कोई भी कांस्टेबल है उसको ऐसा नहीं है कि 6 के 6 दिन लगातार उसको ड्यूटी पर लगाया जाए। तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि उसको दिन में भी ड्यूटी पर लगाए हैं, उसको रात में भी ड्यूटी पर लगाए हैं। तो कम से कम उसको 2 रात्रि का विश्राम उसको मिलना चाहिए। 2 नाइट्स का विश्राम उसको मिलना चाहिए। आगे है कि फेरे में कम से कम एक व्यक्ति दिन में और 2 रात्रि में, रात्रि का समय भी दिया है, रात्रि का समय 10 बजे से 6 बजे तक है, तक कर्तव्य पर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहली शर्त आप ये देख रहे हैं कि कम से कम 2 रात्रियों का उसको विश्राम मिलना चाहिए। और जो दिन में अगर फेरा लगाया जाना है या फिर मतलब गश्त लगाया जाना है, या जो है इस तरह की नाकेबंदी करनी है, जो आप सड़कों पर देखते भी हैं लोगों को, पुलिस वालों को, तो उसके बारे में अगर दिन का समय है तो कम से कम एक कांस्टेबल जरूरी होना चाहिए, और अगर रात का समय है तो कम से कम 2 कांस्टेबल उसमें होने चाहिए। आगे लिखा है कि आरक्षी को एक समय में 4 घंटे से अधिक का कार्य नहीं करना चाहिए। तो किसी भी कांस्टेबल को एक समय में अधिकतम 4 घंटे तक की ही ड्यूटी दी जा सकती है, पुलिस रेगुलेशन के अनुसार। तो ये तीनों बातें आपको इसमें याद रखनी है। आपको ये भी याद रखना है किस पैरा में गश्त लगाने की 6 फेरे पद्धति का प्रावधान है, तो 194 में। ठीक है, और वर्तमान में आप देखें तो वर्तमान में जो ड्यूटी का टाइम है वो आप देखते हैं 8 घंटे भी देखते हैं, 12 घंटे का भी देखते हैं। तो अभी वर्तमान में जो है कुछ चीज़ें अलग हैं, लेकिन हमें इसी के हिसाब से पढ़ना है। वो सब पुलिस मैनुअल का काम है, और उसमें जो उच्च अधिकारी हैं वो तय करते हैं। आगे है पैरा नंबर 195, 195। 195 क्या कहता है? चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार की गई चोट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सामान्य परिस्थिति में कम से कम 2, जबकि विशेष परिस्थितियों में अधिक आरक्षी नाकेबंदी पर लगाए जाएंगे। देखिए ये जो है ना ये आपका गलत है, ये हेडिंग इसमें गलत लिखी गई है, इसको काटिएगा। इसकी जो हेडिंग है 195 की वो है कस्बों और ग्रामीणों कस्बों और ग्रामीणों क्षेत्रों में
ग्रामीण क्षेत्रों में रात में नाकेबंदी, रात में नाकेबंदी। ठीक है, तो ये पैरा नंबर 195 है और इसकी हेडिंग ये है, ये जो है आपकी गलत लिखी हुई है। ठीक है, तो ये शायद पिछले लेक्चर की कॉपी हो गई है, तो आप इसको ये मानेंगे। और लिखा है इसमें क्या है कि सामान्य परिस्थिति में कम से कम 2, जबकि विशेष परिस्थितियों में अधिक आरक्षी नाकेबंदी पर लगाए जाएंगे। कहाँ पर? कस्बों या ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में। जब परिस्थितियां सामान्य है तो कम से कम 2 जो है आरक्षी जो है ड्यूटी पर लगाए जाएंगे, और जब विशेष परिस्थितियां हैं तो अधिक संख्या में आरक्षी जो है ड्यूटी पर लगाए जा सकते हैं। नाकेबंदी का मतलब देखिए क्या है, यहाँ पर जो ये नाकेबंदी है, ये नाकेबंदी का मतलब यहाँ पर जो गश्त लगाने का मतलब है था, यहाँ पर एक चलते फिरते पुलिस वाले होते हैं, घूमते रहते हैं चलते फिरते, और नाकेबंदी में चलने फिरने का नहीं है। यहाँ पर क्या है, नाकेबंदी का मतलब एक जगह पर छिपकर जो है कार्रवाई की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी को मान लीजिए कोई व्यक्ति है और लूट करके भाग रहा है, तो उसको पकड़ने के लिए नाकेबंदी कर देते हैं, छिप कर या लोगों को रोक रोक कर जो है जांच पड़ताल करना। तो नाकेबंदी या घेराबंदी ये अलग चीज है, और उसी के बारे में 195 में बात कर रहा है। इसमें एक जो है रणनीति बनाई जाती है कि अपराधी को कैसे पकड़ा जाए, कैसे उसका पीछा किया जाएगा, और अगर उसके पास कोई हथियार है तो कैसे जवाब देना होगा, चोरी का माल है तो कैसे उसको जो है पकड़ना होगा। एक षड्यंत्र बना करके, एक योजना बना कर करके उसको पकड़ा जाता है, नाका नाकाबंदी करके, उसकी घेराबंदी करके। उसी के बारे में है ये। आगे देखते हैं, ये है आपका चैप्टर नंबर 18 आ गया यहाँ पर। ये कहता है विशेष रक्षक और अतिरिक्त पुलिस बल के बारे में। पैरा नंबर 196 से लेकर 214 तक है। तो ये चैप्टर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। कहता क्या है ये कहता है कि इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य उन परिस्थितियों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना है जब पुलिस बल को उनकी सामान्य ड्यूटी, जैसे अपराध रोकना या जांच करना, से हटकर विशेष सुरक्षा कार्यों या असाधारण स्थितियों के लिए तैनात किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, स्पेशल सिक्योरिटी के लिए या एडिशनल पुलिस फोर्स के लिए ये है। तो मतलब क्या है, उनकी जो सामान्य ड्यूटी है उससे हट करके किसी विशेष सुरक्षा कार्यों के लिए, मान लीजिए किसी बैंक की सुरक्षा करनी है, किसी जो है नेता की सुरक्षा करनी है, या कोई और चीज है, या फिर असाधारण स्थितियों में उनको तैनात किया जाता है। उसी के बारे में चैप्टर सामान्यतः नहीं पूछा जाता है। इसमें 2 पैरा आप याद रखेंगे हेडिंग के रूप में, 206 और 208। कहा गया है 206 में कि अतिरिक्त पुलिस बल के लिए अधीक्षक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट से परामर्श। ठीक है, तो जब भी कहीं पर अतिरिक्त पुलिस बल को जो है लगाना है ड्यूटी पर, तो उसके लिए क्या होगा, जो अधीक्षक है, जो जिले का पुलिस अधीक्षक है यानी कि एसपी है, वो जिला मजिस्ट्रेट से परामर्श करेगा। 208 कहता है कि अन्य जिलों में ड्यूटी पर भेजे जाने वाले बलों को कमांड सर्टिफिकेट देना, आदेश प्रमाण पत्र देना। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि यदि किसी पुलिस को जो है अन्य जिले में ड्यूटी पर भेजना है तो उसको क्या दिया जाएगा। तो यहाँ पर आदेश प्रमाण पत्र जो है दिया जाएगा। इंग्लिश में भी याद रखेंगे, कमांड सर्टिफिकेट। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 19 की तरफ। फरार अपराधी।
पैरा नंबर 215 से 222। 215 याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछा जाता है कि फरार घोषित अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई से संबंधित प्रावधान किस पैरा में है, तो 215 में है। अगला है 216, फरार यानी कि मफरूर अपराधी की परिभाषा। और इसमें लिखा है, देखिए इसको मफरूर शब्द को भी याद रखेंगे क्योंकि ये एक उर्दू का शब्द है और कभी कभी परीक्षा में इस तरह के शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो फरार ही मफरूर है। तो परिभाषा के बारे में बताया गया है कि इस पैरा के अनुसार फरार व्यक्ति वह है जिसकी हाजिरी के लिए धारा 84 बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की गई है। तो बीएनएसएस में जो है सेक्शन 84 है, फरार व्यक्ति की उद्घोषणा के बारे में है, वही परिभाषा यहाँ पर भी लागू हो जाएगी। आगे है पैरा नंबर 217, फरार अपराधियों के संवर्ग यानी के प्रकार। देखिए क्या है, 217 कहता है कि फरार अपराधियों के दो संवर्ग का और खा में विभक्त किया जाएंगे। तो क्लास ए और क्लास बी। श्रेणी का यानी कि क्लास ए और श्रेणी खा यानी कि क्लास बी। क्लास ए में जो है कौन से फरार अपराधी आएंगे, तो क्लास ए में वे सभी फरार अपराधी शामिल होंगे जिनके नाम, जाति, निवास और पूर्ववत का सत्यापन संदेह की सभी सीमाओं से परे हो चुका है। ठीक है, तो मतलब क्या है, उनके बारे में कोई संदेह ही नहीं है कि उनका क्या नाम है, उनकी जाति क्या है, उनका निवास स्थान क्या है, या फिर उनका पूर्व में कोई अन्य आपराधिक इतिहास रहा है। तो जिनके बारे में कोई संदेह ही नहीं है उनको जो है क्लास ए में रखा जाएगा। उसी के साथ क्लास बी में कौन से फरार अपराधी होंगे, तो उसमें केवल वे व्यक्ति होंगे जिनका वास्तविक नाम, निवास और पूर्ववत का पता नहीं लगाया जा सकता। मतलब जो सस्पेक्टेड पर्सन है और उनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, उनका नाम, निवास और पूर्व का कोई इतिहास उनका नहीं पता है। तो फरार अपराधियों के संवर्ग के बारे में पैरा नंबर 217 में है। दो प्रकार के फरार अपराधी होंगे, क्लास ए, क्लास बी। क्लास ए में वो होंगे जिनका नाम, निवास और पूर्व की कोई भी उसकी उनकी घटना है उनके बारे में कोई संदेह ही नहीं है, संदेह की सभी संभावनाओं से वो परे हैं। और क्लास बी में कौन होंगे, ऐसे व्यक्ति जिनका नाम, निवास और पूर्व का पता नहीं लगाया जा सकता। पैरा 218, फरार अपराधियों का रजिस्टर। तो क्या है कि पुलिस थाने में संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध का एक रजिस्टर, जिसको मफरूर रजिस्टर पुलिस प्रपत्र संख्या 214 रखा जाएगा। तो पुलिस थाने में क्या है, एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसका नाम क्या है, मफरूर रजिस्टर पुलिस प्रपत्र संख्या 214, जिसमें भगोड़े अपराधियों का नाम और उनके सभी विवरण लिखे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों अपराधों के लिए है वो। अच्छा, क्लास ए के प्रत्येक फरार अपराधी को उस थाने के रजिस्टर में दिखाया जाएगा जहां उसकी पत्नी, पिता, माता, पुत्र पुत्री, भाई या बहन रहते हैं। साथ ही उन थानों के रजिस्टरों में भी जहां वह स्वयं रहा था और जहां वह अपराध किया था जिसके लिए वह वांछित है। ठीक है, तो जो ये रजिस्टर होगा उसमें भगोड़े अपराधियों का नाम लिखा जाएगा और उनके सभी विवरण लिखे जाएंगे। क्लास ए के जो अपराधी हैं, फरार अपराधी, क्लास ए के जो अपराधी हैं वो उस प्रत्येक थाने में होगा जहां पर उसकी पत्नी, पिता, माता, पुत्र, भाई या बहन रहते हैं, निवास करते हैं, या फिर वो स्वयं निवास करता है, या फिर वो उसने जहां पर अपराध किया है। ठीक है,
मान लीजिए एक व्यक्ति है और इसने क्या है, अपराध कर दिया है। अब ये जो है कहाँ रहता है, मान लीजिए पी स्थान पर रहता है और डी स्थान पर उसने अपराध किया है, सी स्थान पर उसकी पत्नी रहती है, ए स्थान पर उसके माता पिता रहते हैं। ठीक है, तो ए तो ये खुद है, तो बी स्थान पर क्या है, उसके माता पिता रहते हैं। तो जो है, और ये क्या है, फरार हो गया है। यदि उसका जो है नाम, निवास, ये सब जो है संदेह से परे साबित हो जाता है, मतलब उसके बारे में कंप्लीट जानकारी जो है मिल जाती है, तो उसका जो नाम है फरार अपराधियों के रजिस्टर में लिखा जाएगा और किस थाने में लिखा जाएगा, जहां पर उसने जहां पर वो रहता है, जहां पर उसने अपराध किया है, जहां पर उसकी पत्नी रहती है और जहां पर उसके माता पिता रहते हैं। तो चारों थानों में जो है उसका नाम लिखा जाएगा। आगे देखते हैं, जो श्रेणी बी के भगोड़े होंगे, केवल उसी थाने में पंजीकृत करने की आवश्यकता है जहां से संबंधित अपराध किए गए हैं। तो जो ये क्लास बी के जो अपराधी हैं, जिनके बारे में उनके बारे में पता ही नहीं है कुछ भी, उनका जो नाम लिखा जाएगा वो केवल उसी थाने में लिखा जाएगा जहां पर वो अपराध पंजीकृत है, जिस थाने में वो अपराध पंजीकृत है। ठीक है, तो ये आपको 218 के बारे में पता चला है। उसके बाद देखते हैं 219, लोक अभियोजक द्वारा फरार अपराधियों का रजिस्टर रखना। तो लोक अभियोजक मुख्यालय पर फरार अपराधियों का रजिस्टर अंग्रेजी में रखा जाएगा, जिसमें केवल उन्हीं फरार अपराधियों के नामों को प्रविष्ट किया जाएगा जो उस जिले में विचारण के योग्य है। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसके पास भी एक फरार अपराधियों का रजिस्टर होगा, उसको रखना होगा, और उसके रजिस्टर में केवल उन्हीं अपराधियों का नाम होगा जो उसके जिले में विचारण के योग्य हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, और ये रजिस्टर अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में रखा जाएगा, ये आपका लिखा भी हुआ है उसमें। तो ये 219 की बात है। आगे इसको हम बढ़ाते हैं, देखते हैं अगला पैरा क्या कहता है। पैरा नंबर 220, फरार अपराधियों के नाम हटाने की पुलिस अधीक्षक की शक्ति। निम्न आधारों पर पुलिस अधीक्षक फरार अपराधियों के नाम रजिस्टर से काटने का आदेश या अनुज्ञा दे सकता है। फरार अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया हो, फरार अपराधी की मृत्यु निश्चित हो गई हो, सभी साक्ष्यों की मृत्यु हो गई हो या लापता हो, और धारा 335 बीएनएसएस के अंतर्गत कार्रवाई का अभाव हो, अन्य कारण से अभियोजन के लिए साक्ष्य अपर्याप्त हो। का संवर्ग के फरार अपराधियों के बारे में 30 वर्ष से कुछ न सुना हो, और खा संवर्ग के फरार अपराधियों के बारे में 5 वर्ष से कुछ न सुना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो फरार अपराधियों का रजिस्टर है, उसमें से किसी के नाम को काटने की बात की गई है, नाम को हटाने की बात की गई है। तो किन आधारों पर उसका नाम काटा जा सकता है, और उसमें जो है पुलिस अधीक्षक जो एसपी होते हैं, वही जो है अपराधी, ऐसे फरार अपराधियों के नाम को काटने का आदेश या अनुज्ञा दे सकते हैं। यदि फरार अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, या उसकी मृत्यु हो गई है, या उसके सभी साक्ष्यों की मृत्यु हो गई है, या लापता है, और धारा 335 के अंतर्गत जो है कार्रवाई का अभाव है। ठीक है, तो ये जो है साक्ष्य के अभाव की बात करता है सेक्शन, जहां पर फरार अपराधी होता है। लेकिन वर्तमान में जो है बीएनएसएस में प्रावधान जुड़ा है कि फरार अपराधी जो हैं उनके खिलाफ भी विचारण किया जा सकता है। जो कोई अपराधी है, फरार है, और उसके खिलाफ भी क्या किया जा सकता है, विचारण शुरू करके उसको दंडित किया जा सकता है।
तो आई थिंक 356 है वो सेक्शन। ठीक है, तो वो देख लेना जो भी सेक्शन है वो उसमें प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर आपको पुलिस रेगुलेशन के अनुसार ये ध्यान रखना है कि कौन अनुमति दे सकता है, तो पुलिस अधीक्षक दे सकता है। किन आधारों पर दे सकता है आपको बताया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, मृत्यु हो गई है उसकी, उसके साक्ष्यों की मृत्यु हो गई है, या लापता है और जो है कार्रवाई का अभाव है। अन्य कारण से अभियोजन के लिए साक्ष्य अपर्याप्त है, तो अभियोजन के लिए किसी अन्य कारण से क्या है, साक्ष्य अपर्याप्त हो गया है। और जो क्लास ए के जो फरार अपराधी हैं उनके बारे में 30 वर्ष से कुछ नहीं सुना है कि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है या फिर वो जो है अच्छे आचरण के हो गए हैं, तब भी नहीं, सॉरी, अच्छे आचरण नहीं, मतलब यहाँ पर उनके बारे में कोई सुना नहीं है लेकिन वो फरार हैं। और बी वर्ग के जो फरार अपराधी हैं उनके बारे में 5 वर्ष से कुछ नहीं सुना है, तो भी उनका नाम काटा जा सकता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं। फरार अपराधियों के नाम हटाने की जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति। पैरा 221 कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट फरार अपराधियों का नाम रजिस्टर से काटने का आदेश तभी दे सकता है जब अपराध नगण्य प्रकृति का हो, मतलब तुच्छ प्रकृति का हो, और अपराधी की पहचान करना अनावश्यक है। ठीक है, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ऐसे अपराधी का नाम रजिस्टर से काटने का आदेश नहीं देगा जिसका विचारण सेशन न्यायालय में लंबित हो। तो ये में बातें याद रखनी है, दोनों पैरा इम्पोर्टेंट है ये, 220 भी और 221 भी। ठीक है, 220 भी और 221 भी। 220 कहता है अब पुलिस अधीक्षक को शक्ति देता है, और 221 जो है जिला मजिस्ट्रेट को शक्ति देता है फरार अपराधी का नाम फरार अपराध रजिस्टर से काटने के लिए। तो मजिस्ट्रेट कब दे सकता है, यदि अपराध तुच्छ प्रकृति का है और अपराधी की पहचान करना अनावश्यक है। जिला मजिस्ट्रेट ऐसे अपराधी का नाम रजिस्टर से काटने का आदेश नहीं दे सकता यदि उसका ट्रायल जो है सेशन कोर्ट में लंबित है, सेशन न्यायालय में लंबित है। चलिए अगला देखते हैं। अध्याय 12 बुरे चरित्र वाले व्यक्तियों का पंजीकरण और निगरानी। पैरा नंबर 223 से लेकर 276, और ये काफ़ी बड़ा आपका चैप्टर है, इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी प्रश्न इससे आते हैं आपके। चलिए देखते हैं। पैरा नंबर 223 ग्राम अपराध पुस्तिका के बारे में बात करता है, और ये जो है आपका पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। ग्राम अपराध पुस्तिका, या पुस्तिका की जगह नोटबुक भी लिखा जाता है। तो क्या कहता है कि प्रत्येक थाने में एक ग्राम अपराध पुस्तिका रखी जाती है जो थाने का गोपनीय दस्तावेज है। उन शहरों और कस्बों में जो एक नोटबुक के लिए बहुत बड़े हैं, प्रत्येक मोहल्ले या अन्य विभाजन के लिए एक अलग नोटबुक होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है, एक ग्राम अपराध पुस्तिका रखी जाती है, चूंकि आप जो है 1861 का ये कानून पढ़ रहे हैं, और जो है ये इसीलिए ये ग्राम शब्द तब से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि गांव की संख्या ज़्यादा होती थी उस समय, और नगर इतने नहीं थे, ना ही विकसित थे, और जो कुछ ग्राम विकसित हो चुके थे तो वहाँ पर वो कस्बा शब्द उसके लिए यूज होता था। ठीक है, लेकिन अभी कस्बों का जो है शहरीकरण हो गया है, तो शहर भी बोला जाता है। बहुत सी जगह
जो गांव विकसित हो चुके हैं कुछ, तो वहां पर उसको कस्बा भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये है यहाँ पर कि उन शहरों और कस्बों में जो एक नोटबुक के लिए बहुत बड़े हैं। प्रत्येक मोहल्ले या अन्य विभाजन के लिए अलग अलग नोटबुक होनी चाहिए। तो ऐसा कोई शहर है जो बहुत बड़ा है, या फिर कोई ऐसा कस्बा है जो बहुत बड़ा है, और उसके लिए एक नोटबुक में सारी डिटेल नहीं आ सकती, तो उसके लिए अलग अलग जो है नोटबुक होनी चाहिए। मतलब उसको डिवाइड किया जाएगा मोहल्ला वाइज या फिर अन्य भी वाइज। ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखें। लेकिन आपको ये इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है, पैरा नंबर 223। आगे देखते हैं। इस पुस्तिका में कुल 5 भाग होते हैं। इस पुस्तिका में कुल 5 भाग होते हैं। भाग 1, 2 और 3 में प्रविष्टियां थाने के भारसाधक अधिकारी के पर्यवेक्षण में किसी अधीनस्थ द्वारा भरी जाती है। तो इस पुस्तिका के 5 भाग होते हैं, और जो भाग 1, 2 और 3 है, उसमें जो एंट्री की जाएगी, प्रविष्टियां की जाएंगी, वो थाने के भारसाधक अधिकारी की निगरानी में किसी भी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है। उसके बाद जो भाग 4 है, ये भाग 4 है, इसकी में जो प्रविष्टियां जो है स्वयं थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा भरी जाएंगी। तो जो चौथा भाग है, उसमें जो प्रविष्टियां कौन करेगा? थाने का भारसाधक अधिकारी करेगा। यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाता है। हेड ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। भाग 4 में जो एंट्री करेगा कौन करेगा? स्वयं थाने का भारसाधक अधिकारी करेगा। भाग 5 में उन अधिकारियों को अभिलिखित किया जाता है जो गंभीर अपराध में संलग्न होते हैं, पैरा 228 के निर्देशों के अनुसार। तो ये आपको याद रखना है। ग्राम अपराध पुस्तिका किसमें है? 223 में है। इसमें 5 भाग होते हैं। भाग 1, 2, 3 में प्रविष्टि कौन करता है? तो थाने के भारसाधक अधिकारी के पर्यवेक्षण में किसी अधीनस्थ द्वारा इसको भरा जाता है। भाग 4 की जो एंट्री करता है वो खुद थाने का भारसाधक अधिकारी करता है। और जो 5वां भाग होता है, उसमें गंभीर अपराधों के संलग्न अपराधियों के नाम को दर्ज किया जाता है 228 के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरा 228 जो अभी हमने बात की थी, क्या है? देखिए, पैरा 228 ग्राम अपराध नोटबुक का 5वां भाग। अभी आपको बताया कि ग्राम अपराध पुस्तक के 5 भाग होते हैं, जिसमें 1, 2, 3 भाग की एंट्री सबऑर्डिनेट पुलिस करता है। ठीक है। थाने के भारसाधक अधिकारी की निगरानी में। और चौथे भाग में थाने का भारसाधक अधिकारी करता है, पुलिस ऑफिसर। और 5वां जो भाग है, उसमें गंभीर अपराधों को दर्ज किया जाता है। तो उसी 5वें भाग को हम जो है यहाँ पर देखते हैं, पैरा 228 में। इसी को हिस्ट्री शीट भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। हिस्ट्री शीट इसी को बोला जाता है। क्या कहा है कि ग्राम अपराध पुस्तक के भाग 5 में हिस्ट्री शीट शामिल होती है। भाग 5 की प्रविष्टि को हिस्ट्री शीट कहा जाता है। ये निगरानी के अधीन अपराधियों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड होते हैं। हिस्ट्री शीट केवल उन व्यक्तियों के लिए खोली जानी चाहिए जो आदतन अपराधी हैं या बनने वाले हैं, या ऐसे अपराधियों के मददगार हैं। हिस्ट्री शीट की 2 श्रेणियां होती है। कौन कौन सी श्रेणी होती है वो भी देख लेते हैं। श्रेणी ए और श्रेणी बी। तो क्लास ए और क्लास बी। तो श्रेणी ए की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या है, इसमें वे अपराधी आते हैं जिनकी निगरानी उनके सुधरने पर बंद की जा सकती है। और श्रेणी बी में कौन आते हैं? इसमें वे शातिर अपराधी आते हैं
जो पेशेवर रूप से अपराध को अपना पेशा बना लेते हैं, इन्हें लाल पट्टी वाली हिस्ट्री शीट भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि इनकी निगरानी जीवन भर चलती है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अभी वर्तमान में क्या है, एक सिस्टम है जिसको आप CCTNS के नाम से जानते हैं, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। तो इसी सिस्टम के तहत जो है अब ग्राम अपराध नोटबुक तैयार होती है। इसी सिस्टम पर आपकी FIR होती है। इसी सिस्टम पर जो है आजकल जो है विवेचनाएं भी तैयार होती है, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार का एक ऐसा सिस्टम है, ऐसी प्रणाली है जो सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन इस पर होता है, ठीक है। तो अभी जो वर्तमान में है इसी पर सारी चीज़ें होती हैं, किसी ये हिस्ट्री शीट वगैरह। तो इससे जो है तेज, सुविधाजनक और जल्दी काम होता है। इसी पर ये सब चीज़ें अब होती हैं। अब इस तरह की जो फिजिकल चीज़ें हैं ये बहुत कम देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं इसमें। पैरा 230 हिस्ट्री शीट को तारांकित करना। क्या है कि यदि का वर्ग के हिस्ट्री शीट का विषय अर्थात वे व्यक्ति जो खतरनाक है और सुधार योग्य नहीं है को पुलिस अधीक्षक के आदेश पर तारांकित किया जाएगा। तारांकित से तात्पर्य इनकी निगरानी अधिक समय तक के लिए रखी जाएगी। तो देखिए एक हिस्ट्री शीट आपको बताए, हिस्ट्री शीट होती है, मान लीजिए ये हिस्ट्री शीट है और ये 5 भाग है। ग्राम अपराध पुस्तक का क्या है, 5वां भाग है। अब इसकी भी 2 श्रेणियां होती हैं। मान लीजिए एक श्रेणी इसकी ये है और एक ये है। ये A श्रेणी है, ये B श्रेणी है। अब इसमें जो बात हो रही है वो A श्रेणी की बात हो रही है, तारांकित करने की बात हो रही है। अब मान लीजिए इसमें 5 अपराधियों के नाम हैं। ये जो 2 अपराधी हैं ये सुधर गए हैं, ठीक है। ये 2 अपराधी सुधर गए हैं, लेकिन ये जो 3 अपराध हैं, ये 3 जो अपराधी हैं ये नहीं सुधर रहे हैं और अभी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। तो यहाँ पर क्या है, पुलिस अधीक्षक ऐसे लोगों को जो अभी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं या फिर सस्पेक्टेड हैं, उन पर संदेह है, तो पुलिस अधीक्षक उनको तारांकित करने का आदेश दे सकता है। तारांकित का मतलब है उनके नाम पर स्टार बना दिया जाएगा, तारा बना दिया जाएगा, ठीक है। तारा बना दिया जाएगा और इसका क्या मतलब है कि अब इन लोगों को अधिक समय तक निगरानी पर रखा जाएगा, ठीक है। और जो लोग सुधर गए हैं उनकी निगरानी बंद की जा सकती है। आपने यहाँ पर देखा था कि वे अपराधी इसमें आते हैं जिनकी निगरानी उनके सुधर जाने पर बंद की जा सकती है। तो अगर ये सुधर जाते हैं तो इनकी निगरानी बंद की जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं हिस्ट्री शीट की निगरानी का समय। क्या है कि का वर्ग के ऐसे अपराधी जिन्हें तारांकित नहीं किया गया है और वे जेल में नहीं रहे हैं की निगरानी लगातार 2 वर्षों तक की जानी चाहिए। तो आपको यहाँ पर बताए थे हम 5 अपराधी हैं इसमें, ए वर्ग है हिस्ट्री शीट का। अब ऐसे अपराधों की बात ये कर रहा है कि
ऐसे अपराधी जिन्हें तारांकित नहीं किया गया था। तो दो हमने बताया था कि ये दो सुधर गए हैं, और ये अगर जेल में नहीं रहे हैं तो इनकी निगरानी क्या है, लगातार 2 वर्षों तक की जानी चाहिए। इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि इनकी निगरानी कितने वर्षों तक की जानी चाहिए। 2 वर्षों तक की जानी चाहिए। अगला बिंदु देखिए कि और यदि वे जेल में नहीं रहे हैं और संज्ञेय अपराध के लिए कभी भी दोषित नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में बात कर रहा है ये अगले आगे, कि यदि वे जेल में नहीं रहे हैं और संज्ञेय अपराध के लिए कभी भी दोषित नहीं हुए हैं, कभी भी जो है कन्विक्टेड नहीं हुए हैं, किसके लिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, या किसी अपराध के लिए संदिग्ध नहीं रहे हैं, तो किसी भी अपराध के लिए सस्पेक्टेड नहीं रहे हैं, या जिन्होंने संदिग्ध परिस्थितियों में लगातार 2 वर्षों तक स्वयं को अनुपस्थित रखा है, तो किसी भी सस्पिशियस परिस्थिति से जो है वो अपने आप को अपसेंट रखे हैं, अनुपस्थित रखे हैं, तो उनकी निगरानी बंद कर दी जाएगी जब तक कि पुलिस अधीक्षक निगरानी जारी रखना आवश्यक ना समझे। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जिनको तारांकित नहीं किया गया है, जेल में नहीं रहे हैं, संज्ञेय अपराध के लिए कभी भी दोषित नहीं ठहरे हैं, और अपने आप को लगातार 2 वर्षों तक जो है संदिग्ध परिस्थितियों से दूर रखे हैं, किसी संदिग्ध अपराध में नहीं लिप्त रहे हैं, तो उनकी निगरानी जो है पुलिस अधीक्षक के आदेश पर बंद कर दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ग कहा के ऐसे अपराधी जिन्हें तारांकित किया गया है कम से कम लगातार 2 वर्षों तक निगरानी में रहेगा, और 2 वर्ष के बाद यदि वे सुधर जाने योग्य नहीं है तो 2 वर्ष अतिरिक्त समय तक उनकी निगरानी की जाएगी। ठीक है, तो जिन लोगों को तारांकित किया गया है, ये 3 लोगों को मान लीजिए तारांकित किया गया था, तो इनकी निगरानी लगातार 2 वर्षों तक तो की ही जाएगी, लेकिन 2 वर्ष तक अतिरिक्त भी जो है उनकी निगरानी की जाएगी। 2 वर्ष अतिरिक्त यानी कि टोटल 4 वर्ष उनकी निगरानी की जाएगी। कम से कम 2 वर्ष, कम से कम 4 वर्ष, 4 वर्ष से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन कम से कम 4 वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरा 232, श्रेणी बी की हिस्ट्री शीट की निरंतरता। तो श्रेणी बी की हिस्ट्री शीट जो है निरंतर खुला रहने वाला अभिलेख है। वर्ग खा के अपराधियों को तारांकित करना आवश्यक नहीं है, अतः इनकी निगरानी मृत्यु तक की जाएगी। ठीक है, तो ये जो सेकंड क्लास के अपराधी हैं इनकी जो है निगरानी मृत्यु तक की जाती है, इनको तारांकित करना आवश्यक नहीं है, ये निरंतर खुला रहने वाला अभिलेख है। ठीक है, तो ये हमेशा खुला रहने वाला अभिलेख है। पैरा 233 की बात कर दें, निगरानी की समाप्ति। तो निगरानी रोक देना या बंद कर देने का आदेश पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया जाएगा। निगरानी बंद करने का यह तात्पर्य नहीं है कि हिस्ट्री शीट बंद हो गई है। तो यदि किसी व्यक्ति की निगरानी को बंद करना है, ठीक है, किसी व्यक्ति की निगरानी को बंद करना है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हिस्ट्री शीट जो है बंद हो गई है। निगरानी को बंद करने का आदेश कौन देगा, तो यहाँ पर पुलिस अधीक्षक को ही पावर दी गई है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इतना इसमें ध्यान रखेंगे, ये आपका सारे पैरा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरा नंबर 234, हिस्ट्री शीट की निगरानी समाप्त करने की प्रक्रिया। तो पुलिस अधीक्षक की अनुमति के बिना क्लास ए की कोई भी हिस्ट्री शीट बंद यानी कि निगरानी समाप्त नहीं की जा सकती है। तो पुलिस अधीक्षक के आदेश से ही क्लास ए की हिस्ट्री शीट की निगरानी को बंद किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और यदि
श्रेणी बी के किसी व्यक्ति की निगरानी समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है तो इसके लिए उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी या अधीक्षक रेलवे पुलिस की मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, तो पहले अभी हमने देखा कि क्लास बी के जो भी हिस्ट्री शीटर होते हैं जिनका नाम इसमें है, उनकी निगरानी जो है मृत्यु तक चलती है, उनकी निगरानी हमेशा चलेगी। लेकिन यहाँ पर यह अपवाद आ रहा है कि यदि उनकी निगरानी को समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है तो किस अधिकारी की अनुमति लेना जरूरी है, तो यहाँ पर डीआईजी रैंक के अधिकारी को बताया गया है। पुलिस उप महानिरीक्षक या फिर रेलवे पुलिस का अधीक्षक उसकी मंजूरी लेना अनिवार्य है। चलिए अगला पैरा देखते हैं। पैरा नंबर 240 पाएंगे सीधा, और कहा गया है कि दोनों श्रेणी की हिस्ट्री शीट खोलने का नियम। हिस्ट्री शीट पुलिस अधीक्षक के आदेश से ही खोली जा सकती है। यह दोनों वर्गों के लिए खोली जा सकती है। इसे खोलने के लिए निम्नलिखित दो आधार होने चाहिए। तो पहला, संदेह होने पर, या दोष मुक्त या दोष सिद्ध या दोष मुक्त होने पर। तो हिस्ट्री शीट खोलने के लिए क्या क्या ग्राउंड होना चाहिए? या तो संदेह हो किसी व्यक्ति पर, या फिर उसको दोष सिद्ध किया गया हो, या उसको दोष मुक्त किया गया हो। कौन आदेश देगा? तो पुलिस अधीक्षक के आदेश से ही वो खोली जा सकती है, और दोनों वर्गों की खोली जा सकती है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला पैरा है 241, हिस्ट्री शीट खोलने के मार्गदर्शक सिद्धांत है। ये पूछा जाता है डायरेक्ट, अंदर से कुछ नहीं पूछा जाता इसमें। पैरा 243, किशोरों के मामले में हिस्ट्री शीट खोलना या तैयार करना। यह पैरा किशोरों के प्रति कानून के सुधारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसका मुख्य दर्शन यह है कि कम उम्र के किए गए अपराधों के कारण किसी बच्चे पर जीवन भर अपराधी का ठप्पा ना लगे, बशर्ते कि वह जेल में सुधार के लक्षण दिखाए। ठीक है, तो यहाँ पर किशोर की बात की जाए तो ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है उनको किशोर माना जाता है। और पैरा नंबर 243 आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बरेली जेल का नाम मिलेगा। 1861 का कानून है, और उस समय पर जो किशोर व्यक्तियों के लिए जेल बनाई गई थी वो बरेली में बनाई गई थी। लेकिन अभी जो है वर्तमान संदर्भ में देखें तो ये किशोरों के लिए अलग से लगभग सभी जिलों में बनाया जाता है जहाँ पर भी न्यायिक प्रक्रिया होती है। और एक एक्ट है आपका जिसको आप जस्टिस जुवेनाइल एक्ट कहते हैं, जे एक्ट उसको शॉर्ट में कहते हैं, 2015। इस एक्ट के तहत ही एक बोर्ड का गठन होता है, ठीक है, जिसको आप किशोर बोर्ड के नाम से जानते हैं, किशोर बोर्ड के नाम से जानते हैं। यही जो बोर्ड है यह बोर्ड जो है किशोरों के बारे में पूरी न्यायिक प्रक्रिया करता है। ये न्यायालय नहीं होता है, ये एक बोर्ड होता है, ठीक है, राज्य सरकार के अधीन आता है। अब यहाँ पर जो ये बोर्ड है, यही जो है किशोरों के बारे में सारी प्रक्रिया करता है, कानूनी प्रक्रिया, ट्रायल इत्यादि चीजें हैं। और जो भी व्यक्ति ऐसा है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है उसको जो है अपराधी नहीं माना जाता है, उसको अपराधी नहीं बोला जाता है, उसको बाल अपचारी कहा जाता है, बाल अपचारी, ठीक है, या फिर उसको जो है विधि विरुद्ध बालक भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बरेली, ये वर्तमान संदर्भ में इसको तो नहीं यूज होता, उस समय होता था, लेकिन अभी जो है जे एक्ट के तहत ही
सारी प्रक्रिया होती है। अब 243 जो कहता है ये हिस्ट्री शीट खोलने की बात कर रहा है कि किशोरों के मामले में हिस्ट्री शीट खोलना। तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 अभी आपको बताए जे एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों को कैदी नहीं बल्कि विधि विरुद्ध बालक या बाल अपचारी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है एक सेक्शन आपको मिलेगा गोपनीयता का अधिकार है। इसमें आई थिंक 18 है सेक्शन, मुझे सेक्शन अभी याद नहीं है फिलहाल। तो उसमें एक सेक्शन है और वो कहता है कि उनका जो रिकॉर्ड है किशोरों के आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो आधुनिक कानून के तहत यानी कि जे एक्ट के तहत किशोरों के आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, मतलब उनकी हिस्ट्री शीट नहीं खोली जाएगी और उनके भविष्य, नौकरी आदि पर इसका प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा, जो इस पुराने पैरा यानी कि 243 के मूल उद्देश्य के अनुरूप है। ठीक है, तो 243 क्या कहता है, उनको अपराधी का ठप्पा ना लगे, उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए किसी बच्चे को जो है उसके साथ ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे उसको अपराधी का ठप्पा लगे, बशर्ते कि वो जेल में सुधार के लक्षण दिखाए।